हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल नीट लार्वल्स। बच्चों, आज के सेशन में मैं डिस्कस करने वाला हूं एंजाइम इनहिबिशन और इनहिबिशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। तो चलिए शुरू करते हैं। बेटा देखो, अगर हमें एंजाइम इनहिबिशन को स्टडी करना है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इनहिबिटर क्या होते हैं। तो देखो, इनहिबिटर क्या होते हैं? एनी सब्सटेंस दैट डिक्रीजेस द वेलोसिटी ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन इज कॉल्ड एज इनहिबिटर। ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो एंजाइम के द्वारा की जाने वाली रिएक्शन की वेलोसिटी को डिक्रीज कर देता है, उस सब्सटेंस को बेटा इनहिबिटर बोला जाता है। द इनहिबिटर्स आर ऑफ टू टाइप। इनहिबिटर दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट वी हैव रिवर्सिबल इनहिबिटर एंड सेकंड वी हैव इरिवर्सिबल इनहिबिटर। देखो, टर्म से ही क्लियर है। रिवर्सिबल, एक बार ये बाइंड होंगे एंजाइम के साथ, वापस से इनको हटाया जा सकता है या फिर इनके इफेक्ट को रिवर्स किया जा सकता है, तो रिवर्स बोलेंगे। अब अगर ये रिवर्सिबल है तो इनकी बाइंडिंग कैसे होगी? स्ट्रॉन्ग या फिर लूज? लूज बाइंडिंग होने वाली है। सो दे बाइंड टू द एंजाइम बाय नॉन कोवेलेंट बॉन्ड, जो कि इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होते, टू फॉर्म द एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स। तो ये नॉन कोवेलेंट बॉन्ड से बाइंड करते हैं एंजाइम के साथ और बनाते हैं एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स। और नॉन कोवेलेंट बॉन्ड इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते तो इनको दोबारा से रिमूव किया जा सकता है, तो इनके इफेक्ट को भी रिवर्स किया जा सकता है। इसी कारण से इनको बोला गया रिवर्सिबल इनहिबिटर। सेकंड बेटा हमारे पास होते हैं इरिवर्सिबल इनहिबिटर। सो दे बाइंड टू द एंजाइम बाय कोवेलेंट बॉन्ड, और कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो कोवेलेंट बॉन्ड से बाइंड करेंगे एंजाइम के साथ और बनाएंगे एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स। और अगर ये एक बार स्ट्रॉन्गली बाइंड कर गए कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर, तो इनको वहां से रिमूव नहीं किया जा सकता, तो इनका जो इफेक्ट होने वाला है वो इरिवर्सिबल इफेक्ट होने वाला है। तो ये हमारे पास दो टाइप के इनहिबिटर बेटा, एक रिवर्सिबल, दूसरे है इरिवर्सिबल। नेक्स्ट, अब हमारे पास देखो बेटा, इनहिबिशन के टाइप्स अलग अलग होते हैं। सो टाइप्स ऑफ इनहिबिशन, थ्री टाइप ऑफ इनहिबिशन आर प्रेजेंट: कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन एंड एलोस्टेरिक इनहिबिशन। अब इन तीनों टाइप को हम वन बाय वन करके स्टडी करते हैं। तो बेटा सबसे पहले हमारे पास आता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। अब अगर आप इस टर्म को समझो, कॉम्पिटिटिव यानी कि यहां पर कंपटीशन की बात की जा रही है, तो किसके अंदर कंपटीशन होगा, इस चीज को हम थोड़ा समझते हैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से। तो देखो बेटा, यहां पर ये एक एंजाइम है जो है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। सो दिस इज द एंजाइम। इस एंजाइम की सबस्ट्रेट, यानी कि ये एंजाइम जिस सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करता है प्रोडक्ट में, वो कौन सा है? सक्सिनिक एसिड। देयरफॉर एंजाइम सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज इसके साथ बाइंड करता है सबस्ट्रेट सक्सिनिक एसिड, और फॉर्मेशन होता है किसका? प्रोडक्ट का। लेकिन बेटा यहां पर आता है एक इनहिबिटर का मॉलिक्यूल, जो कि है हमारे पास मैलोनिक एसिड या फिर मैलोनेट। अब देखो, इनहिबिटर के मॉलिक्यूल की शेप बिल्कुल सेम होती है सबस्ट्रेट के जैसे। सो दिस पार्ट इज सेम एज दैट ऑफ सबस्ट्रेट। ये दोनों के दोनों एंजाइम की एक्टिव साइट में बाइंड होने के लिए एक दूसरे से कंपीट करते हैं। तो हुआ क्या यहाँ पर? सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल और इनहिबिटर का मॉलिक्यूल, इन दोनों की शेप जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, जिसके कारण से वो एंजाइम की एक्टिव साइट पर बाइंड होने के लिए कंपीट कर रहे हैं, और इस इनहिबिशन को बोला जाता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। अगर यहाँ पर इनहिबिटर एंजाइम की एक्टिव साइट पर बाइंड कर जाता है तो हमारे पास बनता है एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स। और अगर एक बार ये कॉम्प्लेक्स बन गया तो एक्टिव सेंटर ऑफ एंजाइम इज ब्लॉक्ड बाय द इनहिबिटर। ये जो एक्टिव साइट है वो ब्लॉक कर दी जाएगी और सबस्ट्रेट बाइंड नहीं होगा, तो आगे रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी, यानी कि इस एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो केमिकल स्ट्रक्चर भी, सक्सिनेट जो कि इसका सबस्ट्रेट है और मैलोनेट जो कि इनहिबिटर है, इनका केमिकल स्ट्रक्चर भी बेटा ऑलमोस्ट क्या है? सेम होता है। तो देखो, इन दिस इनहिबिटर मॉलिक्यूल हैज शेप सिमिलर टू दैट ऑफ सबस्ट्रेट। जो इनहिबिटर होता है उसकी शेप किससे सिमिलर होती है? सबस्ट्रेट के जैसी होती है। देयरफॉर इनहिबिटर compete with substrate to bind with the active site of enzyme, so called as competitive inhibition। अब बेटा इस कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के लिए हमारे पास ग्राफ होता है। इस ग्राफ को हम थोड़ा समझते हैं। ये ग्राफ आप लोगों ने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है, जहां पर हमने देखा था मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है
तो मैं यहाँ पर आई बटन में भी मैं उसका लिंक डाल दे रहा हूं और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक ऐड कर दिया जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को डिटेल में देख सकते हैं। अब देखते हैं बेटा, हमारे पास देखो ये जो ब्लैक कलर में आप ग्राफ देख रहे हैं, दिस इज द ग्राफ व्हेन द इनहिबिटर इज एब्सेंट, यानी कि नॉर्मल एंजाइमेटिक एक्टिविटी का ये ग्राफ है। तो देखो होता क्या है, हमारे पास एक्स एक्सिस पर है सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। ऑन वाई एक्सिस वी हैव रिएक्शन वेलोसिटी। तो जैसे देखो स्टार्टिंग में सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जीरो है, वेलोसिटी भी जीरो है। जैसे जैसे आप सबस्ट्रेट बेटा ऐड करते जाओगे वैसे वैसे देखो रिएक्शन की वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है। एंड एट ए पर्टिकुलर कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट रिएक्शन वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है। उसके बाद आप कितना भी सबस्ट्रेट ऐड करो वेलोसिटी इंक्रीज नहीं हो रही है। तो इस वेलोसिटी को बोला जाता है मैक्सिमम वेलोसिटी, यानी कि वी मैक्स। और अगर आप इस मैक्सिमम वेलोसिटी का हाफ निकालो, अगर ये मैक्सिमम था बेटा, इसका हाफ हमारे पास यहां पर आएगा, सो दिस इज वी मैक्स बाय हाफ। और अगर इस पॉइंट से आप कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट कैलकुलेट करो, सो दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एट विच वेलोसिटी इज हाफ ऑफ मैक्सिमम, मैक्सिमम की हाफ हो चुकी है। तो इस सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बोला जाता है के एम, माइकलीज कांस्टेंट। अब देखो बेटा, अगर आप इस रिएक्शन में ऐड कर देते हो इनहिबिटर, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से हो जाता है जो रेड कलर में आप देख रहे हो। तो होगा क्या हमारे पास, विद कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ग्राफ की शेप चेंज हो चुकी है। अब यहां से आपको क्या समझ आ रहा है ग्राफ से, देखो हमारे पास ग्राफ की शेप तो चेंज हुई लेकिन अल्टीमेटली ग्राफ जो है वी मैक्स पर पहुंच जा रहा है। यानी कि इनहिबिटर, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के प्रेजेंट होने के बाद भी मैक्सिमम वेलोसिटी तो अचीव हो जा रही है। बट देखो बेटा, मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव हो गई, यहां से वी मैक्स बाय हाफ करके अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट निकाले तो देखो के एम वैल्यू जो है इंक्रीज हो चुकी है। इन एब्सेंस ऑफ इनहिबिटर के एम वैल्यू हमारे पास ये थी, लेकिन जैसे ही आपने कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऐड किया के एम वैल्यू यहां पर इंक्रीज हो चुकी है। तो बेटा ये ग्राफ था विद कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। अब चलिए इसको थ्योरेटिकली समझते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है इफेक्ट ऑन वी मैक्स, मैक्सिमम वेलोसिटी पर क्या इफेक्ट होगा कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का, तो रिमेन्स सेम, मैक्सिमम वेलोसिटी सेम रहती है। बेटा क्वेश्चन ये आता है कि सर मैक्सिमम वेलोसिटी सेम क्यों रहने वाली है। तो क्या होगा बेटा, देखो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को जब आपने बढ़ाया, यहां पर मैक्सिमम वेलोसिटी इस सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पर अटेन हो गई, लेकिन मैक्सिमम वेलोसिटी को अटेन करने के लिए जब इनहिबिटर प्रेजेंट था तो आपने सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बहुत ज्यादा इंक्रीज किया, तभी हमारे पास वी मैक्स अटेन हो पाई। तो बेटा सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के इंक्रीज करने से क्या इफेक्ट होने वाला है, इसको तो हम इस टेबल की हेल्प से समझते हैं। तो देखो इनिशियली रिएक्शन में क्या क्या प्रेजेंट था, एंजाइम के हमने डाले 10 मॉलिक्यूल, सबस्ट्रेट के थे 5 मॉलिक्यूल एंड इनहिबिटर के 5 मॉलिक्यूल प्रेजेंट थे। तो बेटा होगा क्या, 5 मॉलिक्यूल ऑफ इनहिबिटर बाइंड कर जाएंगे 5 मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम के साथ, और सेम प्रोबेबिलिटी होगी 5 सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल 5 एंजाइम के साथ बाइंड करेंगे। लेकिन लेटर आपने क्या कर दिया बेटा, एंजाइम का नंबर तो 10 ही रखा, इनहिबिटर का नंबर भी 5 रखा, अब आपने सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल का नंबर कर दिया 40। तो यहां पर हुआ क्या, आपने सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल का नंबर बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया, जिसकी वजह से सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल की बाइंड होने की प्रोबेबिलिटी किसके साथ, एंजाइम के साथ इंक्रीज हो गई है, और इनहिबिटर की एंजाइम के साथ बाइंड होने की प्रोबेबिलिटी डिक्रीज हो चुकी है। देखो ना यहाँ पर सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल 40 है और इनहिबिटर के मॉलिक्यूल 5 है, तो इनकी बाइंड करने की प्रोबेबिलिटी कम है, इनकी बाइंड करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो जैसे ही आपने सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया, क्या होगा, सबस्ट्रेट की एंजाइम के साथ बाइंड होने की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो गई और रिएक्शन वेलोसिटी मैक्सिमम पर चली गई है। तो पॉइंट क्या होगा, एज वी इंक्रीज द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ बाइंडिंग ऑफ इनहिबिटर टू द एक्टिव साइट डिक्रीजेस एंड रिएक्शन वेलोसिटी इंक्रीजेस। सेकंड बेटा हमारे पास आता है इफेक्ट ऑन केएम, केएम पर क्या इफेक्ट होने वाला है, तो हमने देखा था केएम इंक्रीजेस, केएम इंक्रीज हो जाती है ड्यूरिंग नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, मोर सबस्ट्रेट इज रिक्वायर्ड टू रीच द हाफ ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी। हमें मैक्सिमम वेलोसिटी के हाफ पर पहुंचने के लिए ज्यादा सबस्ट्रेट की रिक्वायरमेंट होगी, इसी कारण से केएम इंक्रीज हो जाता है। अब बेटा हम स्टडी करते हैं
एग्जाम्पल्स ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो सबसे पहला एग्जाम्पल आता है बेटा, जो हमने डायग्राम में भी देखा था, इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम by malonate and oxaloacetate. So these are the two competitive inhibitors for the enzyme succinic dehydrogenase. सेकेंड आता है इनहिबिशन ऑफ अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम बाय इथेनॉल इन मिथेनॉल पॉइजनिंग। बेटा देखो होता क्या है, लोग जो है कच्ची शराब या पॉइजनस अल्कोहल पीते हैं जिसके अंदर मिथेनॉल होता है, वो मिथेनॉल इस अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज के साथ बाइंड करता है और पॉइजन बना लेता है हमारी बॉडी के अंदर। तो मिथेनॉल की जगह पर अगर इथेनॉल बॉडी के अंदर डाल दिया जाए तो इथेनॉल मिथेनॉल के साथ कंपीट करता है कहां पर बाइंड होने के लिए, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज से बाइंड होने के लिए, और पॉइजनिंग इफेक्ट को रिवर्स कर देता है। तो इथेनॉल क्या है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर किसका, मिथेनॉल का। कौन से एंजाइम के लिए, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। थर्ड हमारे पास एग्जांपल होता है बेटा, इनहिबिशन ऑफ फोलिक एसिड सिंथेसिस बाय सल्फा ड्रग्स इन बैक्टीरिया। अब देखो फोलिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट किया जा रहा है किसकी हेल्प से, सल्फा ड्रग्स की हेल्प से। तो सल्फा ड्रग्स कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होते हैं। अब इसको थोड़ा हम समझते हैं। देखो बेटा हमारे पास एक कंपाउंड होता है पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, जिसको पाबा बोला जाता है। पाबा की हेल्प से सिंथेसिस होती है किसकी, फोलिक एसिड की, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फोलिक एसिड सिंथेटेज। अब बेटा पाबा से हमारे पास बन गया फोलिक एसिड, और ये फोलिक एसिड बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होता है। लेकिन सल्फा ड्रग्स जो है वो कंपीट करती है पाबा के साथ, किस पर बाइंड कर जाती है, फोलिक एसिड सिंथेटेज एंजाइम पर, और इसको क्या कर देती है, इनहिबिट। और इसको क्या कर देती है, इनहिबिट। जैसे ही फोलिक एसिड सिंथेटेज इनहिबिट होगा, फोलिक एसिड का प्रोडक्शन नहीं होगा, और फोलिक एसिड का प्रोडक्शन नहीं होगा तो बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होगी। बैक्टीरिया इस फोलिक एसिड को बाहर से अपनी बॉडी के अंदर एंटर नहीं करवा सकता, इसलिए उसको इसकी सिंथेसिस ही करवानी पड़ती है। तो पॉइंट क्या होगा, देखो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड टू कंट्रोल द बैक्टीरियल पैथोजन। यस, ऑल सेल्स रिक्वायर्ड फोलिक एसिड फॉर ग्रोथ। जितने भी सेल्स हैं उनको फोलिक एसिड की रिक्वायरमेंट है ग्रोथ के लिए। फोलिक एसिड कैन नॉट क्रॉस बैक्टीरियल सेल वॉल बाय डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये बैक्टीरियल सेल वॉल को डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू क्रॉस नहीं कर सकता। फॉर दिस रीजन बैक्टीरिया मस्ट सिंथेसाइज फोलिक एसिड फ्रॉम पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। इसकी हेल्प से सिंथेसाइज करेगा, इसकी हेल्प से। बट देखो सल्फा ड्रग्स आर इनहिबिटर एंड compete with the substrate, किसके साथ, पैरामिनो बेंजोइक एसिड के साथ compete करती है फॉर द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। कौन सा एंजाइम, सल्फोलिक एसिड सिंथेटेज। कौन सा एंजाइम, फोलिक एसिड सिंथेटेज, इस एंजाइम के लिए। दिस बाइंडिंग ऑफ इनहिबिटर टू द एंजाइम प्रिवेंट द सिंथेसिस ऑफ फोलिक एसिड, जिसकी वजह से फोलिक एसिड की सिंथेसिस नहीं होती, एंड दस बैक्टीरियल पैथोजन आर कंट्रोल, और बैक्टीरियल पैथोजन कंट्रोल हो जाते हैं। तो ये तीन एग्जांपल थे बेटा हमारे पास कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की। चलिए अब सेकंड इनहिबिशन देखते हैं जिसको बोला जाता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। देखो नॉन कॉम्पिटिटिव में आपको समझ आ रहा है टर्म को स्टडी करके ही, यहाँ पर किसी भी टाइप का कंपटीशन नहीं होने वाला। तो क्या होगा, द शेप ऑफ इनहिबिटर इज डिफरेंट फ्रॉम सबस्ट्रेट। इनहिबिटर की शेप सबस्ट्रेट से बिल्कुल डिफरेंट होती है। सो इनहिबिटर डू नॉट compete विद द सबस्ट्रेट। इनहिबिटर सबस्ट्रेट के साथ compete नहीं करता टू बाइंड विद द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, देयरफॉर कॉल्ड एज नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। इसी कारण से इसको नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन बोला जाता है। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कैन बाइंड टू ईदर एंजाइम और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। देखो जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है बेटा, वो एक्टिव साइट पर तो बाइंड कर ही नहीं रहा। तो अगर एक्टिव साइट पर बाइंड नहीं कर रहा है तो वो एंजाइम से भी बाइंड कर सकता है और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से भी बाइंड कर सकता है। नाउ दिस इज द ग्राफ फॉर नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं बेटा, दिस इज द ग्राफ इन एब्सेंस ऑफ इनहिबिटर, जो आप ऑलरेडी देख चुके हो। जैसे जैसे सबस्ट्रेट ऐड करते हैं हम, रिएक्शन की वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है और एक पॉइंट पर जाकर वेलोसिटी वी मैक्स हो जाती है। अब देखो बेटा, अगर आपने रिएक्शन में ऐड कर दिया नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर तो कुछ इस तरीके का ग्राफ आपको देखने को मिलेगा। तो आपको क्या समझ आ रहा है कि इन नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन वेलोसिटी इज नेवर रीच टू दी मैक्सिमम वेलोसिटी। तो वी मैक्स यहाँ पर डिक्रीज हो जाती है। पहला पॉइंट तो ये, वी मैक्स हमारे पास क्या हो गई, डिक्रीज। पहले वी मैक्स ये थी, अब देखो बेटा वी मैक्स ये हो चुकी है। दिस इज द न्यू वी मैक्स। अब
अगर Vmax ही चेंज हो गया तो Vmax बाय हाफ भी चेंज हो जाएगा, सो दिस इज द हाफ ऑफ Vmax। और अगर यहाँ से हम Km की वैल्यू निकाले तो बेटा देखो, पहले Km की वैल्यू ये थी और अब भी Km की वैल्यू यही आ रही, यानी कि माइकलिस कांस्टेंट इज अनचेंज्ड इन प्रेजेंस ऑफ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये ग्राफ समझ आ गया है। अब इसको थ्योरेटिकली देखते हैं। इफेक्ट ऑन Vmax, Vmax पर क्या इफेक्ट होगा? डिक्रीज, Vmax डिक्रीज हो जाता है। क्यों डिक्रीज हो जाता है पहले देखो, बिकॉज द टोटल नंबर ऑफ एक्टिव एंजाइम्स decreases as non-competitive inhibitor bind with the enzyme permanently। देखो बेटा, इनिशियली रिएक्शन में क्या क्या होता है, एंजाइम के मॉलिक्यूल 10 है, सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल 5, इनहिबिटर के मॉलिक्यूल 5। अब ये जो मॉलिक्यूल है इनहिबिटर के, ये एंजाइम के साथ बाइंड करते हैं परमानेंटली और इसको इनएक्टिवेट कर देते हैं। तो देखो अब हुआ क्या लेटर, 5 मॉलिक्यूल ऑफ इनहिबिटर बाइंड करके 5 एंजाइम के साथ और उनको इनएक्टिवेट ही कर दिया। तो अब रिएक्शन में सिर्फ 5 ही एंजाइम बचे हैं जो एक्टिव और रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अगर टोटल नंबर ऑफ एंजाइम ही देखो 10 से 5 पर चला गया तो रिएक्शन की वेलोसिटी कभी मैक्सिमम पर जा सकती है? नहीं जा सकती। आप चाहे कितना भी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर लो, एंजाइम का नंबर कम हो चुका है। अगर एंजाइम का नंबर कम है तो रिएक्शन वेलोसिटी मैक्सिमम पर नहीं जाएगी। तो यहाँ पर बोला because the total number of active enzyme decreases as non-competitive inhibitor binds with the enzyme permanently। तो Vmax क्या हो गई? डिक्रीज। अब आता है इफेक्ट ऑन Km, Km पर क्या इफेक्ट होता है? सो Km रिमेन्स सेम, सेम रहने वाला है एज नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर डू नॉट इंटरफेयर विद द बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट। जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है वो सबस्ट्रेट की बाइंडिंग के साथ इंटरफेयर नहीं करता विद द एंजाइम, सो Km रिमेन्स द सेम। इसका एग्जांपल क्या है? साइनाइड किल्स एनिमल बाय इनहिबिटिंग साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। तो साइनाइड जो होता है बेटा, इट इज ए नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर फॉर एंजाइम साइटोक्रोम ऑक्सीडेज और इस एंजाइम को परमानेंटली इनहिबिट कर देता है। ये जो एंजाइम है बेटा साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होता है और वहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पार्टिसिपेट करता है, जिसकी वजह से हमारा माइटोकॉन्ड्रिया यूज करता है ऑक्सीजन को और प्रोडक्शन होता है एटीपी का। लेकिन जैसे ही साइनाइड इस एंजाइम को इनहिबिट करेगा, इस रिएक्शन ये रिएक्शन रुक जाएगी और एटीपी का प्रोडक्शन नहीं होगा। और अगर एटीपी का प्रोडक्शन नहीं होगा, मींस एनर्जी नहीं बन रही, तो एनिमल की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। तो ये था हमारे पास नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। बेटा अब थर्ड टाइप ऑफ इनहिबिशन आता है जिसको बोलते हैं एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन या फिर फीडबैक इनहिबिशन। तो इसको समझने के लिए बेटा पहले हम दो रिएक्शन देखते हैं। देखो पहली रिएक्शन हमारे पास क्या है, ग्लूकोज कंबाइन करता है एटीपी के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेज और प्रोडक्ट बनता है एडीपी एंड ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। एटीपी का एक फॉस्फेट ग्लूकोज पर ट्रांसपोर्ट कर दिया गया तो क्या बन गया? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और एटीपी कन्वर्ट हो गया इन एडीपी इन हेक्सोकाइनेज एंजाइम। अब देखो इस रिएक्शन का ये प्रोडक्ट क्या करता है, इस एंजाइम को इनहिबिट कर देता है हेक्सोकाइनेज को। तो क्या हुआ, अगर प्रोडक्ट ही रिएक्शन के एंजाइम को इनहिबिट कर रहा है तो इसको बोलते हैं फीडबैक इनहिबिशन। या देखो बेटा दूसरा एग्जांपल, हमारे पास ये एक चेन रिएक्शन है जिसके अंदर थ्रियोनिन अमाइनो एसिड है, 5 स्टेप रिएक्शन से बनाता है आइसोल्यूसिन अमाइनो एसिड। सो थ्रियोनिन अमाइनो एसिड से प्रोडक्शन होता है किसका? आइसोल्यूसिन अमाइनो एसिड का इन 5 स्टेप, 1 2 3 4 एंड 5। अब देखो बेटा होता क्या है, जब आइसोल्यूसिन मैक्सिमम नंबर में बन जाता है, इसकी अप्रोप्रिएट कंसंट्रेशन हो जाती है, तो आइसोल्यूसिन क्या करता है बेटा, थ्रियोनिन डीएमिनेज जो फर्स्ट स्टेप के अंदर एंजाइम होता है उसको क्या देता है? फीडबैक देता है और उसको इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से ये पूरी की पूरी रिएक्शन इनहिबिट हो जाती है। अब देखो हुआ क्या, ये 5 स्टेप चेन रिएक्शन है। यहाँ पर आइसोल्यूसिन जो है वो किसी दूसरे एंजाइम का प्रोडक्ट है, सो किसी दूसरे एंजाइम का प्रोडक्ट भी क्या कर सकता है, अर्लियर जो एंजाइम यूज हुआ है रिएक्शन में उसको इनहिबिट कर सकता है। तो हमारे पास देखो पॉइंट क्या आएगा, the activities of some enzymes, particularly those which forms a part of chain reaction, metabolic pathways are regulated internally. Some specific low molecular weight substance, such as the product of another enzyme further in a chain, act as a inhibitor। जैसा हमने अभी आपको यहाँ बताया था, किसी दूसरे एंजाइम का प्रोडक्ट क्या कर सकता है? इनहिबिटर की तरह एक्ट कर सकता है। Such a modulator substance binds with a specific site of enzyme different from its
सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट। ये जो सब्सटेंस है भाई एक्टिव साइट के अलावा दूसरी साइट पर बाइंड करता है, जिसको एलिस्टेरिक साइट बोला जाता है। दिस बाइंडिंग इंक्रीजेस और डिक्रीजेस द एंजाइम एक्शन। ये बाइंडिंग एंजाइम के एक्शन को या तो इंक्रीज कर सकती है, डिक्रीज कर सकती है। हमने जो एग्जांपल देखा उसके अंदर एक्टिविटी को डिक्रीज किया जा रहा है। सच एंजाइम्स आर कॉल्ड एज एलोस्टेरिक एंजाइम्स। ऐसे एंजाइम को एलोस्टेरिक एंजाइम बोला जाता है। एग्जांपल देखो बेटा, पहला एग्जांपल ये जो हमने बताया था, हेक्सोकाइनेज चेंजेस ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज कर दिया हेक्सोकाइनेज ने। किसके प्रोसेस में? ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में। डिक्लाइन इन एंजाइम एक्टिविटी, इसकी एक्टिविटी का डिक्लाइन होना बाय द एलोस्टेरिक इफेक्ट ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज फीडबैक इनहिबिशन। प्रोडक्ट की वजह से इसकी एक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, जिसको बोला फीडबैक इनहिबिशन। एग्जांपल, एलोस्टेरिक इनहिबिशन ऑफ हेक्सोकाइनेज बाय ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। enzyme phosphofructokinase is activated by ADP and inhibited by ATP। ऐसे ही हमारे पास दूसरा एंजाइम होता है फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज, जो ADP से तो एक्टिवेट होता है और इनहिबिट होता है बाय ATP। देन inhibition of threonine deaminase, inhibition of threonine deaminase by isoleucine. So amino acid isoleucine is formed in a bacterium E. coli in a 5 step reaction from threonine से बनता है isoleucine E. coli बैक्टीरिया में 5 step chain reaction के अंदर। when isoleucine accumulates beyond the threshold value, जब इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है, इट्स फर्दर प्रोडक्शन स्टॉप, इसकी प्रोडक्शन स्टॉप हो जाती है बाय फीडबैक इनहिबिशन। तो दैट्स इट बेटा, यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है एलोस्टेरिक इनहिबिशन एंड टाइप्स ऑफ इनहिबिशन। स्टूडेंट्स, आपको इस वीडियो से अगर थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।